आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टॉक प्रॉफिट इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं एक नई जानकारी की, एक नई इन्फॉर्मेशन की, जो आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। आज केंद्र सरकार ने कुछ कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये खबर लगभग सभी अखबारों न्यूज़ चैनल पे आ चुकी है। आपको भी इस बात की जानकारी हो गई होगी। इसमें पहली कंपनी है NHPC, दूसरी कंपनी है SJVN, तीसरी कंपनी है SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो आज हम केवल चौथी कंपनी है रेलटेल कॉरपोरेशन। तो इन चार कंपनियों में केवल तीन कंपनी ऐसी हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो आज हम तीन कंपनियों की बात करेंगे, SJVN, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन तीन कंपनियों की बात करेंगे। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मझगांव डॉक का जो चार्ट है वो आपके सामने है। आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि जब NHPC, SJVN, रेलटेल की बात कर रहे हैं तो मझगांव डॉक का चार्ट फिर क्यों? क्या कारण है कि मझगांव डॉक का चार्ट ओपन है और तीन कंपनियों की बात हो रही है? तो वो इसलिए आपके सामने इसका चार्ट ओपन किया गया है कि हम कुछ पिछले इतिहास में चलते हैं। इससे पहले मझगांव डॉक नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल और इरेडा को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। जब इन्हें नवरत्न का दर्जा मिला तो क्या असर हुआ उनके शेयर प्राइस पर? क्या असर हुआ फंडामेंटल कंपनी के फंडामेंटल पर? या क्या असर हुआ रिटेलर के जेब पर? क्या रिटेलर को वहाँ से एक फ़ायदा मिला? क्या रिटेलर ने इसका लाभ लिया? इन सब चीज़ों की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। इसकी भी चर्चा करेंगे कि नवरत्न मिलने से फ़ायदा क्या है। नवरत्न का दर्जा मिलने से जो पहली शर्त है वो ये है कि कंपनी को मिनी रत्न नवरत्न होना चाहिए। पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि साल दर साल उसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो। ये कुछ शर्तें होती हैं, चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि उससे कंपनी को लाभ क्या होगा। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने पर 1000 करोड़ एक एनुअल में 1000 करोड़ का डिसीजन लेने की क्षमता कंपनी के मैनेजमेंट के पास आ जाती है, जिसके लिए सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, वो 1000 करोड़ का कहीं भी निवेश कर सकती है, किसी के साथ विलय कर सकती है या कुछ भी डिसीजन ले सकती है 1000 करोड़ रुपए के लिए। इससे पहले यदि वो नवरत्न नहीं है तो उसको सरकार से इसका अप्रूवल लेना पड़ता था। तब कहीं जाके वो 1000 करोड़ का जो भी निर्णय है वो लेने में सक्षम थी। तो सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है। कुछ रियायतें भी मिल जाती हैं सरकार की ओर से, कुछ जो हमारे बजट में एलोकेशन होती है उसकी भी फ़ायदे मिल जाते हैं नवरत्न कंपनी बनने से। तो ऐसे काफ़ी सारे फ़ायदे सरकार की तरफ से मिल जाते हैं। चलिए हम इसके इतिहास में जाते हैं। मझगांव डॉक में 25 जून 2024 को घोषणा हुई नवरत्न का दर्जा दिए जाने की। तो नवरत्न का दर्जा 25 जून को प्राप्त हुआ है। हम चलते हैं 25 जून 25 जून को रेट था 3962 रुपये। क्या वहाँ से तेजी हुई? बिल्कुल हुई, चार्ट में दिखाई भी दे रही है कि 3900 रुपये से और 5500 रुपये तक ये स्टॉक गया बहुत जल्द ही। तो यहाँ हमने देखा कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने से फ़ायदा हुआ, लेकिन आप साथ में ये भी गौर करिए कि 25 जून को दर्जा मिला, 26 जून को ऊपर स्टॉक खुलता है और वो नीचे आता है। तेजी की शुरुआत होती है 27 जून से। 26 जून को रिटेलर को ये डर दिखाया गया, ऊपर खोला और प्राइस को नीचे लाया गया कि रिटेलर इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए।
रिटेलर जब कोई प्राइस गिरने लगता है तो रिटेलर के मन में एक डर पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसको दर्जा मिला है, जो उसको बेनिफिट दिखाए जा रहे हैं मीडिया द्वारा, वो बेनिफिट हमारे प्राइस में कोई प्रभाव ना डाल पाए। तो उसका डर होता है, तो उस डर की वजह से उसने शायद यहाँ पे पोजीशन ना ली होगी, इन्वेस्ट ना किया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जिसको अभी पूर्व में ही नवरत्न का दर्जा मिला है। इस पे भी नज़र डाल लेते हैं, इसका इतिहास क्या कहता है। तो इसमें है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका भी चार्ट ओपन करते हैं। और इसको जो दर्जा मिला है वो 18 अप्रैल 2024 को मिला है। चलिए चलते हैं 18 अप्रैल 2024 मई 18 अप्रैल को भाव चल रहा था 96 रुपये। वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है कि 96 रुपये का भाव चल रहा था और 19 अप्रैल को ये भाव आ जाता है नीचे, ये भाव आ जाता है 94 रुपये। तो यहाँ से एक गिरावट दूसरे दिन देखी गई है। वही कहानी फिर से दोहराई जाती है। तीसरे दिन उसका प्राइस आगे जाता है, एक बाउंस आता है, एक तेजी मिलती है। यानी जो रिएक्शन हुआ वो तीसरे दिन हुआ। यहाँ भी रिटेलर को डराया गया और रिटेलर को इन्वॉल्व होने से रोका गया। वही कहानी यहीं भी है। चलिए अब चलते हैं एक तीसरे स्टॉक पे, जिसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है। बात करते हैं इरेडा की। इरेडा को भी अभी हाल ही में ही 26 अप्रैल को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब इसका भी 26 अप्रैल का एक्शन देखते हैं कि चार्ट क्या शो कर रहा है। 25-26 यहाँ थोड़ा सा अलग मैटर, अलग एक व्यू दिख रहा है। इरेडा 26 अप्रैल को ट्रेड कर रहा था, इसका हाईएस्ट था 174 रुपये। और 26 अप्रैल के बाद 27-28 की छुट्टी, ये एक बड़ा यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि दूसरे दिन यहाँ मार्केट ओपन नहीं था, छुट्टी थी। छुट्टी की वजह से यहाँ रिटेलर को जो बाकी दो स्टॉक में एक्टिविटी दिखी, रिटेलर के साथ क्या किया गया, वो चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ 2 दिन मार्केट बंद होने की वजह से और प्राइस को सीधा अप किया गया और वहाँ से एक तेज़ी के बाद फिर वापस शेयर को वहीं लाया गया है और वहाँ से फिर एक लगातार एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी रहा है। यदि हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करें तो एक टेक्निकल ट्रेंड जो लाइन बन रही थी उसका सपोर्ट लेते हुए, और इसने जो हाई लगाया है वो 308 का, यानी आप 170 के आसपास से और 310 लगभग दुगना जो एक रैली में देखने को मिली, वो लगभग 2x की रैली देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं NHPC की, जिसे आज नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं कि फंडामेंटल क्या इजाज़त देते हैं। क्या फंडामेंटल हमें यहाँ निवेश करने की सलाह, निवेश करने का व्यू क्या निकल के आ रहा है। फंडामेंटल क्या हमें कह रहे हैं कि रिटेलर को यहाँ निवेश करना चाहिए या रिटेलर को इससे दूर रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं मार्केट कैप की। लगभग 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सरकारी कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। स्टॉक की पी 26 के आसपास चल रही है। और यही हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो इंडस्ट्री पी चल रही है 35 के आसपास, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है। इंडस्ट्री पी के अपेक्षा में स्टॉक पी यदि कम हो तो वो अंडर वैल्यूएशन माना जाता है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के मार्केट हिसाब से सही है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू चल रही है 38 रुपये की। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 96 रुपये, लगभग 2.5 गुने, 2.25 गुना, 2.25 गुना के लगभग
रेट चल रहा है स्टॉक का। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड भी 2% के आसपास है, ये भी सही है। बात करते हैं आरओसी की, ये थोड़ा सा यहाँ पे कम है, एक औसतन 15% के आसपास होना चाहिए। रिटर्न ऑफ एम्प्लॉई 9.6 है, ये भी थोड़ा सा कम है, ये भी 15 के ऊपर एक अच्छा रेशियो माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ डेब्ट कोई मायने नहीं रखता क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। रिजर्व इनके पास भरा पड़ा है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी देखने की ज़रूरत नहीं है सरकारी कंपनी में। एफआई होल्डिंग, ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। एफआई की जो होल्डिंग है वो 8.96, यानी एफआई यहाँ इन्वॉल्व है, लेकिन उससे ज़्यादा पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। डीआई की होल्डिंग भी 10% के आसपास, यानी मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 88% ये स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टॉक है। तो फंडामेंटल ऐसा कोई इशू निकल के नहीं आया है कि यहाँ रिटेलर को पैसा ना लगाया जाए। फंडामेंटल सही है, ओके है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक है जो SJVN, इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं। SJVN लिमिटेड, SJVN का फंडामेंटल रेशियो आपके सामने है। मार्केट कैप 52,000 करोड़ के आसपास, स्टॉक पी 56 के आसपास, इंडस्ट्री की पी 34, यानी ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। इंडस्ट्री पी से जब स्टॉक की पी ज़्यादा हो तो वो ओवर वैल्यू माना जाता है। यहाँ थोड़ा सा पी के मामले में ओवर वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 35, करंट प्राइस चल रहा है 133, लगभग 4 गुना ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ प्राय स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड NHPC से कम है, 1.35% है, वहाँ लगभग 2% थी, वो भी कम है। ROC भी कम है NHPC के अपेक्षा। ROE वो भी कम है। रिजर्व की यहाँ कोई बात नहीं है, डेप्ट की कोई इशू नहीं है, सरकारी कंपनी है। जबकि डेप्ट के मामले में NHPC से ज़्यादा डेप्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। रिजर्व भी NHPC के मुकाबले यहाँ रिजर्व भी कम है। यहाँ पे FI की होल्डिंग 2.4% है, DI की होल्डिंग 3.94% है। NHPC से कंपेयर करें तो यहाँ पर FI और DI कम है। पब्लिक होल्डिंग 12% लगभग वहाँ भी थी, पब्लिक होल्डिंग सेम है। तो इसके फंडामेंटल भी लगभग ओके हैं, NHPC से कमज़ोर SJVN के। अब हम चलते हैं तीसरी कंपनी में, रेलटेल कॉरपोरेशन। ये मार्केट कैप में बाकी दोनों कंपनियों की जिसकी हमने चर्चा की उनसे कम है। इसका मार्केट कैप 15,752 करोड़, स्टॉक की पी 59, इंडस्ट्री की पी 63, यानी इंडस्ट्री की पी से नीचे ट्रेड कर रही है पी। अब बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू है इसकी 56 रुपये, करंट प्राइस है 491 रुपये। कितने गुना ज़्यादा हो गया? लगभग 9 गुना। करंट प्राइस बुक वैल्यू से 9 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ और भी कम है। ROC यहाँ अच्छी है 20%, यानी स्टॉक ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है। ROE ये भी अच्छा है, यानी हम एक FD से जो FD में लगभग 7-8% निकल के आता है वो ये स्टॉक 15% आपको दे रहा है। तो यहाँ पे ROE अच्छी है, ROC अच्छी है, वैल्यू स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से भी अंडर वैल्यू है। रिजर्व ठीक है, कोई मायने नहीं करता। यहाँ डेब्ट टू इक्विटी वो भी बहुत कम है बाकी दोनों स्टॉक की अपेक्षा। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है 22%। FI की होल्डिंग 2%, 3% के लगभग DI की होल्डिंग। पब्लिक यहाँ पे
ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो फंडामेंटल में यदि देखा जाए तो प्राइस ज़रूर ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइस के हिसाब से स्टॉक अर्निंग भी शो कर रहा है, यानी बैलेंस शीट भी उसकी बाकी दोनों की अपेक्षा इसकी मजबूत बैलेंस शीट है। ये दिखाता है इसका फिगर। अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं इसके। बैलेंस शीट में देख सकते हैं आप कि 2021 से 304 करोड़, 400 करोड़, जून 22 ये डिप आया है, ये देखना पड़ेगा क्यों आया है। 400 करोड़ के आसपास, फिर 600 करोड़ की कहानी स्टार्ट हो जाती है 2023 से, फिर जून में कम होता है। यानी जून में इसका जो रेवेन्यू है वो कम निकल रहा है। चलो हर साल निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रही है। ओपीएम की बात करें, ओपीएम पहले 31% के आसपास, 30% के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब नीचे आ गए हैं 15 से 20% के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग कंसिस्टेंसी इसमें भी दिखाई दे रही है। जून के क्वार्टर होते हैं जो कि इसका हम यदि ईयरली अध्ययन करें तो ज़्यादा चीज़ सामने आएगी। ये ईयरली बैलेंस शीट है। 2016 572 करोड़, 17 851 करोड़, 18 में 984 करोड़, यानी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है सेल्स, रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम में एक गिरावट देखी जा रही है। ओपीएम 2016 में 36% हुआ करते थे, जो कि एक 17% पे अब आ गए हैं। साल दर साल यहाँ ओपीएम माइनस में दिख रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट में लगभग 110 156, जब ओपीएम कम हुआ है तो निश्चित है कि नेट प्रॉफिट में भी डेंट दिखाई पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ने से यहाँ नेट प्रॉफिट वो ज़्यादा शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू बढ़ गया है। यदि रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं हुआ होता तो ये नेट प्रॉफिट बहुत कम हमारे सामने दिखते। रेवेन्यू बढ़ने से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में डबल डिजिट में इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी डबल डिजिट, वो भी अच्छे डबल डिजिट में दिखाई दे रहा है। 15%, 24%, 44%, यानी साल दर साल प्रॉफिट बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस किस रेशियो में बढ़ा है तो स्टॉक का प्राइस भी उससे दुगने रेशियो में बढ़ा है। जहाँ पिछले 3 साल में 24% प्रॉफिट बढ़ा है, वहीं 58% स्टॉक का रेट बढ़ा है, स्टॉक का प्राइस गेन किया है। इसका 44% करंट में चल रहा है, तो उसके सापेक्ष में 103% इसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो आज हमने बात की उन 3 कंपनियों की जिन्हें हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन तीनों कंपनियों का यदि आपको टेक्निकल रिव्यू चाहिए हमारे द्वारा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम तीनों का टेक्निकल रिव्यू भी निकाल देंगे। टेक्निकल में क्या स्थिति बन के आ रही है, क्या चार्ट कहाँ कह रहा है, कहाँ एंट्री बन रही है, कहाँ एंट्री हमें लेनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ स्विंग के हिसाब से हमें एंट्री लेनी चाहिए। यदि ये सब जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर दें, हम आपके लिए नया वीडियो ला देंगे। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य अपने रिटेलर भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से दूर न रह पाएँ और स्टॉक बाज़ार में, शेयर बाज़ार में आए हैं तो एक यहाँ से इनकम का सोर्स बना के जाएं, ना कि लॉस करके जाएं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।